अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के टॉपिक 13.4 को डिस्कस करेंगे, जो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए बच्चों आपको प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसकी डेरिवेशन का नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने क्या किया था बच्चों, आपने प्रेशर की इक्वेशन को ड्राइव किया था यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक थ्योरी के प्रेशर इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे और आइडियल गैस लॉ का भी बच्चों क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, इसी इक्वेशन को ड्राइव किया था, विच इज पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर। अब आपको पता है पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है गैस का, और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एम आपके पास मैस ऑफ पार्टिकल है। ठीक है। और जो वी स्क्वायर है ये बेसिकली आपके पास क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब आपको याद होगा बच्चों के प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ये कहा था कि जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये बेसिकली आपके पास आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होगी, बराबर होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी आर एम एस का स्क्वायर, और इस इक्वेशन को आप नाम दे दें बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वो आपके पास क्या थी, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ी सी डिस्कस की थी। ये आपके पास होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर आपके पास पी प्रेशर है, पी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर आपके पास बच्चों जनरल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है। जबकि टी आपके पास क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है। जो आपके पास आर है बच्चों, इट इज जनरल गैस कांस्टेंट, और ये बेसिकली किसके बराबर होता है, एन ए इंटू के बी के। एन ए आपके पास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है, और के बी आपके पास क्या है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आपने घबराना नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वहां पर जाके आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बच्चों आइसोलेट करना चाहें तो किसके बराबर आएगा, के बी आपके पास बराबर आ जाएगा बच्चों किसके, आर है आपके पास। ठीक है। इधर एन ए यहाँ पे क्या हो रहा है, के बी के साथ मल्टीप्लाई, ये दूसरी साइड पे आर के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर ओवर एन ए। ये आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें इसे आगे कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ा तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे बच्चों, यूज कर लेंगे। ओके, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करें बच्चों, आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो आप देखोगे कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर है। तो अगर दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब उनकी राइट हैंड साइड भी बच्चों एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं मिलेगी, वो एक दूसरे के बराबर है तो हम उनको तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। बल्कि हम राइट हैंड साइड को क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, 1/3 एन एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड लिख लेते हैं एन आर टी। अब अच्छा यहाँ से क्या करें, आप यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू को आइसोलेट कर लें। हम सबसे पहले इस पूरी डेरिवेशन के अंदर रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ताकि अगर हमें न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने पड़े तो हम यहाँ से उसे इस्तेमाल कर सकें। देन हम क्या करेंगे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको अगर आइसोलेट करना है तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास इक्वेशन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 3 एन आर टी। अब अच्छा एन जो है वो इक्वेशन के इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, एम वी आर एम एस का स्क्वायर। अब यहाँ पर रुक के बच्चों हम क्या करते हैं, मजीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे, क्योंकि मैं यहीं से इक्वेशन को क्या करूंगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आप जानते हैं बच्चों कि हमारे पास जो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हैं ये किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू को निकाल सकते हैं, किस तरह से,
एन ए आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एन आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, एन इंटू एन ए के। और एन की जगह पे यानी इस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन ए लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 NRT ओवर एन इंटू एन ए। अब एन एन से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर एन ए। ठीक है बच्चों, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम वी आर एम एस के स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब मजीद देखें बच्चों, आपके पास इस वैल्यू के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आप करें इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज दें और जाके वहां पे क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। तो वी आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 3RT ओवर m इंटू एन ए के बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपको उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। ठीक है, तो अंडर रूट लेंगे हम दोनों साइड पे, वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर एम एन ए। स्क्वायर अंडर रूट से क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा, और वी आर एम एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3RT ओवर एम एन ए, और उसका आपका होल का क्या लेंगे आप बच्चों, अंडर रूट लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से इस इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा से लिखता हूँ। तो आपके पास क्या है, एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय एन ए, यही है। अब आपको पता है बच्चों कि जो आर आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है एन ए इंटू के बी। आप क्या करें कि आर की वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, रिप्लेस करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, एन ए इंटू के बी इंटू टी डिवाइडेड बाय एन ए। अब एन ए से एन ए आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम किसके हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3KB इंटू टी। अच्छा बच्चों, अब देखें कि ये वाली जो टर्म है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म बन सकती है अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर आपको इक्वेशन को इस साइड से 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा तो आपको दूसरी साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो गया, के बी टी। अब देखें बच्चों, ये जो आपके पास टर्म है ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखी हुई है। बेसिकली किसके बराबर है, हमारे पास ये जो टर्म है वो बेसिकली आपके पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बच्चों क्या थी, बराबर थी हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। ये मेंशन करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि आपने इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू किस तरह से लिखी। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है किसके, 3/2 के बी टी। लें जी बच्चों, आपकी यहाँ तक की डेरिवेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब जो अभी के लिए पीडीएफ आई ना आपकी न्यू बुक की, उसके अंदर वो क्या कर रहा है कि दोबारा से इसको मैथमेटिकली रीअरेंज करके दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, आपको यही रिजल्ट दोबारा से निकाल के दिखा देते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपना रिजल्ट यहीं तक सिंपल और क्लियर कट रखें, आप बुक की कंफ्यूजन की तरफ ना जाएं। ठीक है, आपका यहाँ तक जो है वो आंसर बच्चों आ जाता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब बच्चों ये जो रिलेशन आया है ये आपको बता क्या रहा है। अब इस रिलेशन में आप बच्चों देखें तो आपके पास ये वाली जो टर्म है, लेट मी चेंज कलर, ये वाली जो आपके पास टर्म है ये बच्चों टोटली तौर पे आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 3/2 तो कांस्टेंट ही है, और के बी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप जानते हैं कि उसकी भी एक वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। के बी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जॉल पर केल्विन। ठीक है, तो वो भी एक कांस्टेंट है। यानी आपके पास जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों किस चीज के साथ, टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे नीचे, जो कि क्या है आपके पास, average translational kinetic energy is directly proportional to the temperature of gas molecules।
आप ये भी कह सकते हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है किसके साथ, टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यानी अगर आपके पास किसी भी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और इनके दरमियान में बेसिकली आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा चलें अब क्या करते हैं, आपके बुक ने आपको कहा है कि अगर आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, लेट मी राइट इट, फॉर अ गैस मॉलिक्यूल at room temperature 300 Kelvin, the Kb term is Kb T की जो बेसिकली बच्चों उसकी टर्म होगी, ठीक है, वो किस तरह से लिखी जाएगी। बस सिंपली आपने छोटी सी कैलकुलेशन है जो आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, Kb की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या होती है, 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी है, अच्छा यहाँ पे यूनिट भी लिख देते हैं, जाउल पर केल्विन। जबकि आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, ये आपके पास आ जाएगी 300 केल्विन आ जाएगी। अब आपको पता है कि इन दोनों को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 4.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21। और केल्विन पर केल्विन से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, जाउल बचेगा। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया किसका, केबीटी का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बच्चों आंसर आया ना, ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि आप अपने आंसर को जो है वो बेसिकली जॉउल में ना लिखो, बल्कि किसके अंदर लिखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखो। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का ही एक यूनिट है, जो आपने प्रीवियस 11th क्लास के अंदर सीख चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कैसे करेंगे, वो कुछ इस तरह से करेंगे बच्चों कि आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ भी। ठीक है, और डिवाइड भी करवा दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जाउल के। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से। ठीक है, आप इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास जो बच्चों आंसर आता है वो है 0.025 आता है, लेकिन आगे उसके 8 आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करेंगे कि आप बेसिकली इस एनर्जी की वैल्यू को प्रेफर करेंगे कि जॉल में लिखने की जगह किसके अंदर लिखें बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखें। चलिए लास्ट पे आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, हम उनको क्या कर लेते हैं बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चों देखिए, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास पॉपकॉर्न की एग्जांपल है कि पॉपकॉर्न जो है वो किस तरह से बनता है। आपको पता है कि जब आप पॉपकॉर्न को किसी भी बेसिकली आग के सोर्स के ऊपर रखते हैं तो वो फट के फूल जाता है। लेकिन वो फट के फूलता क्यों है, उसकी वजह क्या होती है बच्चों। आपके पास ये जो पॉपकॉर्न है, या पॉपकॉर्न नहीं बल्कि इसको इस टाइम पे हम कहेंगे कि ये आपके पास मकई का एक दाना है, जिसके अंदर बेसिकली नमी मौजूद होती है। इस मकई के दाने में क्या मौजूद है, नमी, मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर मौजूद है, ट्रैप हुआ पड़ा है। अब बेसिकली जब आप इसको हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि वो जो नमी है ना, वो आपके पास स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो भाप है बच्चों वो क्या करती है, हर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, इस पॉपकॉर्न के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पॉपकॉर्न आपके पास क्या करता है, फट जाता है। फोर्स लगाने से मुराद ये है कि बच्चों वो प्रेशर लगाती है, ठीक है, इसकी दीवारों के ऊपर, जिसके नतीजे में आपके पास पॉपकॉर्न जो है वो फट जाता है। और इसके अंदर जो फ्लफी फ्लफी सा मटेरियल होता है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है। वक्त के साथ वो जो फ्लफी मटेरियल है आपके पास वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, और वो पॉपकॉर्न की शक्ल क्या कर लेता है बच्चों, इख्तियार कर लेते हैं। तो देखें यहीं पर मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर इस बात को लिखा है कि व्हेन पॉपकॉर्न कर्नल इज हीटेड, जब आप किसी पॉपकॉर्न कर्नल यानी इसके दाने को हीट करते हैं, द मॉइस्चर इनसाइड चेंजेस इनटू स्टीम, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर यानी नमी मौजूद है वो क्या करती है, वो स्टीम में तब्दील हो जाती है। द स्टीम इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द कर्नल, वो जो स्टीम आपके पास बनती है, ठीक है, वो क्या करती है, कर्नल के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करती है until it burst, यहां तक कि वो क्या करता है, फट जाता है, जिससे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो स्टार्च है, ठीक है, अंदर का जो फ्लफी मटेरियल वो बाहर आ जाता है। दैट कूल्स एंड बिकम पॉपकॉर्न, जो ठंडा होता है और क्या बन जाता है बच्चों, आपके पास पॉपकॉर्न बन जाता है। दूसरी जो आप एग्जांपल ले सकते हैं किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वो बेसिकली आपके पास क्या है, कार का टायर है। आप देखें जब आप कार के टायर के अंदर हवा को पंप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि कार के टायर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भरना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ये मैंने ना एआई से जनरेट करवाया है, तो उसने अपनी तरफ से इसको जो है वो ये समझा है कि अंदर जो है वो एक्सल नहीं होता, ठीक है, और बस उसने सिंपली इसको पूरा का पूरा टायर बना दिया।
तो आप समझेंगे टायर ही है। जब आप इसको बेसिकली स्टार्टिंग में बेसिकली इसके अंदर हवा को फिल करते हैं तो आपके पास इसके अंदर थोड़े से मालिक्यूल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर पंप करते जाएंगे, ठीक है, आपके पास हवा के मालिक्यूल क्या करते जाएंगे बच्चों, बढ़ते जाएंगे। और जितने ज्यादा हवा के मालिक्यूल इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कहाँ पर, इस टायर की दीवारों के ऊपर, जिससे आपका टायर जो होता है वो बेसिकली फूल जाता है। ठीक है। और जो टायर के अंदर का प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप टायर को टच भी करते हैं ना, उसको दबाते भी हैं, ठीक है, तो आपके लिए दबाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त पे क्या कर रहे होते हैं बच्चों, टायर की दीवारों के साथ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो टायर आपके पास बिल्कुल फर्म हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्या कर सके, गाड़ी का वेट जो है वो बर्दाश्त कर सके, उसका वजन सह सके। ठीक है। तो आप यही बात जो है बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, when air is pumped into the car tire the number of air molecule increases। जब आप क्या करते हैं बेसिकली कार के टायर के अंदर हवा को पंप करते हैं तो उसके अंदर जो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद द टायर वॉल। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंटिन्यूसली टायर की वॉल्स के साथ टकराते रहते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर, जिससे प्रेशर क्या करता है बच्चों, बढ़ जाता है। दिस प्रेशर कीप्स द टायर फर्म एंड इनेबल इट टू सपोर्ट द वेट ऑफ द कार। जिससे क्या होता है कि आपके पास जो टायर होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, इतना मजबूत हो जाता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है कि बेसिकली गाड़ी के वजन को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, ठीक है, और यही तो हमारी काइनेटिक थ्योरी हमें क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, कोलिजन को, रैंडम मोशन को। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये दोनों के दोनों जो है बेसिकली अच्छी एग्जांपल है किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी एग्जांपल है बच्चों जो आपको डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है इन द लास्ट, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने देखा होगा कि मोटरवे पे अक्सर जब गाड़ियां चल रही होती हैं तो कुछ गाड़ियों के टायर जो है वो ब्रस्ट कर जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं चलते चलते। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ बच्चों जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।